का विरोध किया था। दूसरी बात, पटेल समुदाय गुजरात में आर्थिक रूप से मजबूत है। समुदाय के ज्यादातर लोग अच्छे खासे बिजनेस में लगे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आरक्षण पर आंदोलन क्यों। लेकिन इस हकीकत का एक दूसरा पहलू भी है। गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है। इनमें से पटेल पाटीदार की संख्या 20% है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं हार्दिक पटेल समुदाय को उकसाकर अपना हित साधने में तो नहीं लगे। कहीं हार्दिक की हार्दिक इच्छा सियासत की तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात बिहारी बाबू की। पार्टी से नाराज चल रहे बिहारी बाबू फिर सुर्खियों में है और कारण वही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। इस बार तो पार्टी को सीधे सीधे चैलेंज किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। शॉटगन कभी भी कम दूरी पर मार नहीं करती। जब भी बोलते हैं उनकी बात दूर तलक ही जाती है। इस बार उनकी जुबान से तो कोई शब्द निकले नहीं हैं, लेकिन ट्विटर पर जो भी लिखा है वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से कम नहीं है। शॉटगन ने लिखा है कि कुछ न्यूज चैनल की रिपोर्ट पर लोग मेरी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। मैं औपचारिक खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी खबरें लोग अपने हित साधने के लिए फैला रहे हैं। दरअसल जब से शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आप को नीतीश के करीबी दिखाना शुरू किया है, पार्टी में उनके विरोधी उनको सबक सिखाने पर जोर देने लगे हैं। और इसके बाद से अब बाहों का बाजार गर्म है कि शत्रु को चुनाव के बाद सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी सूत्रों की अगर माने तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए वो पार्टी को अभी से न्यूटन के सिद्धांत का हवाला देकर घुड़की दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि न्यूटन के तीसरे नियम को याद रखना चाहिए, हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब शॉटगन ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। ऐसा वो करते रहे हैं, लेकिन पार्टी भी शायद उनको अब बात मानकर चलती रही है। इसलिए तो अभी तक पार्टी ने उनको खामोश नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए न केवल पीएम मोदी से मदद मांगी, बल्कि क्रेडिट भी उनके खाते में जाने की बात कही। हम आपके सपने को पूरा करेंगे। हम आपका सपना पूरा करेंगे। दिल्ली को चमका के दिखा देंगे। दिल्ली को चमका कर दिखाएंगे। और नाम आपका होगा। आपका ही नाम होगा। क्यों बदल गए केजरीवाल? क्या हो गई है कोई डील? दिल्ली में अब जंग नहीं होगी। अधिकार क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब चिक नहीं करेंगे। वो बदल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। जरा सुनिए कैसे केजरीवाल अब पीएम की क्लीन दिल्ली के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। हम आपके सपने को पूरा करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आप दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए। 2 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे हम। केजरीवाल बदल गए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि दिल्ली पुलिस, एलजी और होम मिनिस्ट्री से पार पाना उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा उन्होंने पीएम से सबकी शिकायत की और ये भी जता दिया कि दिल्ली के अंदर अगर दखलंदाजी होगी तो वो काम कैसे करेंगे। हमने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है, ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो दिल्ली पुलिस ही अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगी तो फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेगी, तभी दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को गुजरात का हवाला भी दिया और ये भी पूछ लिया कि जब गुजरात के सीएम रहते उन्हें फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर दिल्ली के साथ ये भेदभाव क्यों? जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसी कितनी बार हुआ होगा कि कांग्रेस सरकार ने गुजरात की चुनी हुई सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड किया होगा? एक भी ऐसा किस्सा नहीं है। उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि वो अभी बोले मैं सुन रहा हूं, मैं फिर देखता हूं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। शायद ये सच भी है, क्योंकि केजरीवाल यूं ही बदले बदले नजर नहीं आ रहे। वैसे भी सियासत का दस्तूर है कि वक्त बदल जाए तो दोस्त और दुश्मन भी बदल लेना चाहिए, और केजरीवाल वही कर रहे हैं। विकास के नाम पर पीएम का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
सरकार ने धार्मिक आधार पर जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों के मुताबिक इस एक दशक में देश की कुल आबादी में मुस्लिमों की आबादी में 0.8% की बढ़ोतरी हुई, जबकि दूसरे धर्म के मानने वालों की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने धर्म के आधार पर जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक साल 2001 से 2011 के बीच बीते 10 साल में कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 0.8% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की संख्या 0.7% घटी है। इसी तरह सिखों की आबादी में 0.2%, बौद्धों की आबादी में 0.1% की गिरावट देखी गई है। हालांकि जैन और ईसाई की आबादी में कोई खास बदलाव नहीं आए हैं। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के जो ग्रोथ रेट बताए गए हैं उसकी बात करें, 2001 से 2011 के बीच मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की रफ्तार 24.6% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत से 6.9% ज्यादा है, जबकि हिंदुओं की आबादी बढ़ने की दर 16.8% रही। ईसाई की आबादी बढ़ने की रफ्तार 15.5% रही। इसी तरह सिख की आबादी के बढ़ने की रफ्तार 8.4% रही। बौद्ध की आबादी बढ़ने की दर 6.1% रही और जैन की आबादी बढ़ने की दर सबसे कम 5.4% रही। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121.09 करोड़ थी, जिसमें 96 करोड़ 63 लाख हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की संख्या 17 करोड़ 22 लाख है। देश में 2 करोड़ 78 लाख ईसाई और 2 करोड़ 8 लाख सिख हैं। बौद्धों की संख्या 84 लाख है और जैन 45 लाख की संख्या में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। मैसेज क्या मतलब देना चाहते थे 26/11 को केस? क्योंकि 26/11 का बैकड्रॉप है, आई थिंक हर हिंदुस्तानी इन्वॉल्व हो जाएगा इमोशनली। उनके घर में घुस के मारेंगे। फैंटम के सितारों से खास मुलाकात जगदीश चंद्र के साथ देखिए गुरुवार सुबह 9:30 बजे। ईटीवी राजस्थान की धमाकेदार पेशकश डी फेस्ट इंटरेस्टेड डांस चैंपियनशिप, जिसमें भागीदार होंगे 42 स्कूल के हुनरमंद और जिसको जज करेंगे मशहूर अदाकारा स्कारलेट विल्सन। Hi everyone, I'm coming to the Pink City Jaipur, 28th of August को ETV Rajasthan Inter-School Dance Festival by Buskers के लिए। See you there. डी फेस्ट इंटरेस्टेड डांस चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले देखिए 28 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से लाइव। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, तूने बंसरी छुआ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। पिया के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। केंद्र सरकार ने अपोलो अस्पताल से मिलकर टेलीमेडिसिन की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया। टेलीमेडिसिन के जरिए 60,000 टेलीमेडिसिन सेंटर को जोड़ा जाएगा। इससे देश के हर व्यक्ति को सस्ती दवाई मिल सकेगी। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें देश का कॉमन सर्विस सेंटर इस तरह से बनाना है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करे। संयम रखना पड़ेगा। पेशेंट अपनी बात जल्दी जल्दी कहता है। आपको पेशेंट से
ये बात करके सिखाना पड़ेगा कि थोड़े समय में अपने मर्ज को ठीक से बताइए। ये काम आपको करना है। आपकी जगह पर सस्ती दवाई मिलने जा रही है जो आपको उपयोग करना है। that they are given proper training in medical facility, in kit management and other things। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नेशनल हाईवे से देश को जोड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंफॉर्मेशन हाईवे से देश को जोड़ेगी कि भारत का कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा बनाइए कि दुनिया के लोग उसको मॉडल के रूप में फॉलो करें। यह हमारी अपेक्षा आपसे है। उधमपुर हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकी नवेद रोज नए नए खुलासे कर रहा है। और फिर उसने अपने साथ 18 आतंकियों के भारत आने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नवेद जो बोल रहा है वो सच है या फिर वो कोई शातिर चाल चल रहा है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को वो घुमाते रहे और उसके साथ ही नापाक काम करते रहे। क्या सच बोल रहा है नवेद या चल रहा है शातिर चाल? नवेद का नया नापाक सच। भारत में घुसे नवेद के साथ 18 आतंकी। 18 आतंकियों के साथ नवेद भारत आया था। नवेद के इस खुलासे से एनआईए और भारतीय खुफिया एजेंसी की नींद उड़ गई है। नवेद ने इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ फिर से ये दोहराया है कि भारत में हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा चीफ सईद के बेटे तलहा ने रची थी और इसके लिए नवेद के साथ 18 आतंकियों को भारत भेजा गया था। उधमपुर हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम के सामने नवेद ने उन सभी लोगों की पहचान कर ली है जिसने उसे पनाह दी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि 16 साल की उम्र में सबसे पहले उसे लश्कर के गरही हसीबुल्लाह के रिक्रूटमेंट कैंप में भेजा गया। इसके बाद उसे बालाकोट, नौशेरा और झेलम के 3 और आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद नवेद फिदायीन हमले में पारंगत हो गया, जिसके बाद तलहा ने उसे 18 आतंकियों के साथ भारत भेज दिया। नवेद जो कह रहा है उसकी जांच तो एनआईए की टीम कर रही है, लेकिन नवेद के इस खुलासे पर कई सवाल उठते हैं। मसलन 3 साल की ट्रेनिंग लेने वाला आतंकी 20 दिन में सच कैसे बोलने लगा? जिसे लोगों को मारने में मजा आता है वो दूसरे आतंकियों का पता क्यों बता रहा है? नवेद शातिर अपराधी है और तलहा का खास भी। कहीं जानबूझकर वो एनआईए को भ्रम में तो नहीं डाल रहा है? पॉलीग्राफी टेस्ट में 100% सच नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसे में इस बात की गुंजाइश है कि वो झूठ बोल रहा हो। नवेद कहीं ऐसे लोगों को अपना साथी तो नहीं बता रहा है जो निर्दोष है? एनआईए की टीम में एक से बढ़कर एक ऑफिसर है जो नवेद के सीने से दबे राज निकलवाने में लगे हैं। लेकिन ये भी सच है कि नवेद जैसे आतंकी कभी कभार सुरक्षा विशेषज्ञों को चकमा भी दे देते हैं। लिहाजा उसके सच पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ईटीवी राजस्थान करियो धोरारी धरती रो साचेरो श्रृंगार। 70 साल सुआ बोला ने मिली बारी आवाज, जब शुरू हुआ अपनी भाषा में अपना संचार। बुलेटिन न मिलियो मायरा हेताड़ुआरो अड़ू तो लाड़। अपनी खबरा ईटीवी राजस्थान माथे। जहां कण कण में बसता है इतिहास, रजवाड़ों की आन,
किले की शान, संस्कृति है पहचान, ये है मारो प्यारो राजस्थान रे। और आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। बजरंगी भाईजान के बाद अब फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है निर्देशक कबीर खान की फिल्म फैंटम। एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस कटरीना कैफ स्टारर फिल्म फैंटम 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी सिलसिले में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने फिल्म फैंटम की टीम से खास बातचीत की। एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री, जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। हम पाकिस्तान रिलीज से पहले फिल्म फैंटम की टीम से ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने पूछे कई बेबाक सवाल। कबीर खान निर्देशित इस फिल्म की तुलना बजरंगी भाईजान से की जा रही है। इस साल ये कबीर खान की दूसरी बड़ी फिल्म है। फिल्म के हीरो सैफ अली खान को पूरा यकीन है कि ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी। इस पिक्चर की बिजनेस सक्सेस को लेके क्या आपके माइंड में आज भी कोई क्यूरियोसिटी या एंजाइटी है, और इट इज एज यूजुअल फॉर यू पीपल? सर, मेरे दिमाग में काफी क्यूरियोसिटी है, एक एंजाइटी हमेशा रहती है, क्योंकि काफी लोगों ने पैसा भी लगाया है, प्रोड्यूसर की फिल्म है, काफी इन्वेस्टर्स हैं, तो हम वही चाहेंगे कि सब लोग खुश रहें, ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगे। असली वर्डिक्ट तो ऑडियंस ही देगी फ्राइडे को, लेकिन मेहनत से काम किया हम लोगों ने और उम्मीद है कि लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी। वहीं अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की जबरदस्त सफलता के बावजूद कबीर फैंटम को लेकर कोई भविष्यवाणी करने से कतराते नजर आए। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के एक सवाल के जवाब में कबीर ने दावा किया कि ये फिल्म बिल्कुल अलग है और लोगों को आतंक के खौफ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। या कुछ एक तरीका हो जिससे हम ये जड़ से ये सब रोक सकें। हम क्यों हमेशा विक्टिम बनते रहते हैं टेररिस्ट अटैक्स का? कुछ तो तरीका होगा। हमें लगा कि अगर फिल्म में हम इसको एक्सप्लोर करें, कम से कम कलेक्टिवली हमारे पूरे मुल्क को एक इमोशनल कथारसिस मिलेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। कबीर खान ने इस फिल्म में सैफ और कटरीना कैफ की जोड़ी पर दांव लगाया है। कबीर के साथ पहले भी कई फिल्म कर चुकी कटरीना कैफ इस फिल्म के कंटेंट को लेकर काफी उत्साहित है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड ने जब कटरीना से इस बाबत सवाल पूछा तो कटरीना ने फैंटम को अपने करियर की बेहतरीन फिल्म बताया। But what you feel, what is so specific in this movie, so impressive, so convincing? The fact for me that it's so close to home in a way. It's based on a true story. It's on a true incident, and the way that the situation has been handled, the kind of thought that's gone behind it, the way, I mean, it is a fictional story, the way that they've kind of kept this thriller element throughout the film. It's just very, very well written. That's one thing I'm very confident of. फिल्म की अभिनेत्री कटरीना कैफ ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से वादा किया कि वो अगली बार जब भी जयपुर आएं, वो ईटीवी के दफ्तर आकर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से जरूर मुलाकात करेंगी। We will come to you personally if we cross 200 crore. फिल्म फैंटम 26/11 के मुंबई हमले पर लिखी गई किताब मुंबई एवेंजर्स की कहानी पर आधारित है। माना जा रहा है कि इस कारण ही रिलीज से पहले ही फिल्म फैंटम को लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा है। लेकिन बेहतरीन एक्शन के साथ ही फिल्म का संगीत अभी से लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है। बहरहाल आतंक के खतरे को लेकर बनी ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, इसका फैसला 28 अगस्त को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंडिया चाहती है इंसाफ। क्या कभी बकरे को हवालात की हवा खिलाई जा सकती है? क्या कभी तोते को पुलिस स्टेशन में तलब किया जा सकता है? आप भले ये सुनकर हैरान हो गए हो, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। तोता तलब किया गया और बकरा सलाखों के पीछे पहुंचा है। महाराष्ट्र पुलिस कभी तोता तलब करती है तो कभी बकरे को थाने में बंद करती है। पहले तोते को समन भेजा, अब सलाखों के पीछे पहुंच गया बकरा। आप ये सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र पुलिस एक बकरे को थाने लेकर आई, फिर उसे हवालात की हवा भी खिलाई। अब सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए। ये बकरा चोरी हो गया था।
और जब इसके मालिक ने थाने में चोरी की शिकायत लिखाई तो पुलिस भी हरकत में आई और फौरन 3 चोरों में एक चोर को इस बकरे के साथ धर दबोचा। चोर को हवालात में बंद किया, लेकिन बकरे की भी फजीहत हो गई और उसे भी सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया तब तक बकरा सलाखों के पीछे ही रहा। हवालात में बकरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सफाई दी और कहा कि बकरा केवल 22 मिनट तक ही हवालात में रहा। इससे पहले एक तोते को भी पुलिस ने थाने में तलब किया था। तोते पर एक महिला को गाली देने का आरोप लगा था। ऐसी है महाराष्ट्र की पुलिस, जो तोते और बकरे को भी थाने में तलब कर लेती है और जरूरत पड़े तो बंद भी कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। उन्नीस बैच यूटी कैडर के IAS विजय शंकर मदान केंद्र में सचिव बनाए जा सकते हैं। फिलहाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक हैं मदान। 1990 बैच महाराष्ट्र कैडर के IAS अनिल डिग्गीकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के प्रमुख बनाए गए हैं। और फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। बदलती तकनीक के साथ सूचना के माध्यम बदलते हैं, संपर्क करने के माध्यम बदलते हैं और उसके साथ ही बदलते हैं हमारे जीवन जीने के तरीके। कुछ वक्त पहले तक सिर्फ टेलीफोन माध्यम हुआ करता था, फिर सेल फोन आया, फिर इंटरनेट आने के साथ ही फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। निश्चित तौर पर इन्होंने दूरियों को कम किया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये मंच अपने साथ अपनी मुसीबतें भी लाए हैं। ये बात तय है कि कोई भी नई तकनीक है, उसे इस्तेमाल करने के कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप उनका सदुपयोग कर सकें और दुरुपयोग से बच सकें। कभी कभी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है कि लोगों के जीवन तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ट्वीट करके रीट्वीट पर अपने आप पर गर्व करने से पहले, किसी के द्वारा आपके ट्वीट को फेवरेट किए जाने से खुश होने से पहले, फेसबुक पर ढेरों लाइक्स को लाइक करने से पहले और व्हाट्सएप पर आपके भेजे किसी संदेश के वायरल होने से पहले इस बात को समझें कि ये तकनीक आधुनिक युग की तकनीक है और ये एक दोमुही तलवार है। जी हां, मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कृपा करके इन माध्यमों का उपयोग करते वक्त सावधानी बरतिएगा, नहीं तो जो नतीजे हैं वो अनचाहे और विध्वंसक हो सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आज के एपिसोड में सबसे पहले देखिए आज का रोजनामचा।
कांग्रेस नेता जोगिंदर पाल उर्फ जिंदा पर कुख्यात जगजीत उर्फ जग्गू गैंग के बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां कांग्रेस नेता को लगी हैं और उनकी हालत गंभीर है। बताया जाता है कि जोगिंदर पाल के साथ जग्गू गिरोह के कुछ लोगों की रंजिश थी और शाम के वक्त उन्होंने जोगिंदर पर फायर किए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में उप थाना भवन के लिए निजी खातेदारी की जमीन पर कब्जे की तैयारी चल रही है। इस जमीन के मालिक ने इसके पीछे आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह की साजिश बताई है। गांव के स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास के वारिसों की जमीन पर कब्जे के लिए पहले तो सरकारी रिकॉर्ड में हेर फेर किया गया, लेकिन अब जबरन थाने का बोर्ड तक लगाकर कब्जाने की तैयारी कर ली गई है। इस मामले में जवाब देने से मंत्री भी कतरा रहे हैं। पलक झपकते ही वाहन उड़ाकर उसे चुटकी बजा के बेच डालने में माहिर एक दोपहिया वाहन चोर गिरोह के 4 छात्रों को अजमेर पुलिस ने आकर दबोच लिया। राजस्थान के कई शहरों में वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह से जब पुलिस की पूछताछ हुई तो एक एक करके 26 चोरियों का खुलासा हो गया। गौरतलब है कि ईटीवी ने 2 दिन पहले ही इस खबर का खुलासा किया था। हरियाणा में रक्सेडा के पास यमुना से अवैध खनन होने की सूचना पर दबिश देने गई थाना पुलिस टीम पर रेत तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी 5-6 राउंड फायर किए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर संजय पहलवान तस्करों की गोली का शिकार होते बाल बाल बच गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने इंस्पेक्टर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की नीयत से हमला करने व माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनी के जरिए 120 करोड़ की ठगी करने वाले HBN की डायरेक्टर अमनदीप शर्मा को जिला अदालत ने 7 सितंबर तक जेल भेज दिया है। विशेष अनुसंधान सेल ने अमनदीप को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कंपनी के अन्य निदेशकों के बारे में जानकारी दी है। ब्यावर के पास बोरवा गांव में एक बड़े भाजपा नेता का रिश्तेदार चारागाह भूमि पर अवैध खनन कर रहा है। प्रशासन की ओर से मिली शय से करीब 15 बीघा भूमि पर बड़े गड्ढे हो चुके हैं और दिन रात चल रहे क्रशर से उड़ती धूल से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। स्टोन क्रशर का मालिक भाजपा नेता सावरलाल जाट का साला बताया जाता है। व्यापम की इस इमारत में जितने राज दफन हैं, उतने तो शायद किसी फैंटेसी उपन्यास में भी नहीं मिलेंगे। अब तक कागजों के फुलंदे में नोटों के लेन देन के सबूत मिल रहे थे, लेकिन अब तो नोटों के बंडल तक बरामद हो रहे हैं। पुराने फर्नीचर की तलाशी के दौरान सीनियर प्रोग्रामर CK मिश्रा की टेबल की दराजों में पुलिस को 11,90,000 रूपये की 1,000 और 500 रूपये के नोटों की गड्डियां मिली हैं। इतनी भारी भरकम नकदी गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। इस बरामदगी के बाद क्राइम ब्रांच और STF की जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि जब दराजें तक नहीं खंगाली गई तो आखिर कैसी जांच हुई और किसकी तलाशी ली गई। 8 महीने पहले टिब्बी के मियावली ढाणी की सुमन की हत्या कर नहर में फेंकने के आरोपी बुधराम ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। बुधराम के पिता और भाई का आरोप है कि युवती के हत्यारे पिता श्रवण कुमार ने बुधराम को शराब पिलाकर अपने साथ ले गया था और इसके बाद वो इसे भी इस कांड में फंसाने की धमकी दे रहा था। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दबंगई का ये नजारा जिसने भी देखा वो पुलिस का सहयोग करना तो दूर उसके करीब भी नहीं जाना चाहेगा। एक बाइक सवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने के शक में रोकने पर जब बाइक सवार ने सिपाहियों को कुछ कहा तो उसका पारा चढ़ गया और बाइक सवार की बुरी तरह से पिटाई करते हुए थाना ले गया। सिपाही से तो अपनी इस हरकत का कोई जवाब देते नहीं बना, अलबत्ता अधिकारी भी जांच कराने की कहकर कहीं काट गए। उज्जैन GRP ने ट्रेनों में मुसाफिरों का सामान पार करने वाली महिलाओं के एक गिरोह की 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक पुरुष को भी पकड़ा गया है। पारधी समुदाय की इन महिलाओं से पुलिस ने यात्रियों से चुराए मंगलसूत्र, मोबाइल, ATM कार्ड वगैरह बरामद किए हैं। ये चोर गिरोह एक परिवार के रूप में साथ सफर करता है ताकि किसी को शक न हो। डांस का शौक और ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोबाइल का क्रेज इस युवक को हवाला तक ले गया। वसई पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर मंदर और इसका साथी दीपक अब तक 10 बाइक चुराकर औने पौने दामों में बेच चुके हैं। शौक पूरे करने के लिए शुरू की गई बाइक की चोरी धीरे धीरे उसका पेशा बन गई और अब आरोपी हवालात में है। इस बार आतंकियों की साजिश बिहार चुनाव की रैलियों को निशाना बनाने की है। इसकी भनक लगते ही
NIA ने अपना खुफिया जाल और मजबूत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की है। रांची के कित्ता स्टेशन से विस्फोटकों के